आप शायरी लिखते हैं या सुनते हैं? मैम सुनता भी हूँ और कभी कभी लिखता भी हूँ। कुछ सुनाइए। अपनी लिखी हुई? अपनी लिखी हुई सुनाइए। मैम कई बार मैं शायरी लिखती हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी शायरी लिख देते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक सुनाने की छोटी सी, जैसे सर ने कहा नज़्म ही है वो, कि आ रही है आवाज़ कहीं से रोने की, ज़रूर बच्चा कोई भूख से रोया होगा, और पूछ कर देख ज़रा आंसू किसी मुफलिस के, बेइंतहा चैन सुकून तुझे हासिल होगा। वेरी गुड। अच्छा, तो आपका एक सब्जेक्ट था रक्षा शास्त्र। यस मैम। अगर बात करी जाए डिफेंस की, तो सिर्फ मिलिट्री को अगर हटा दिया जाए तो आप क्या समझते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया से? एक तो मिलिट्री वाला पार्ट हो गया डिफेंस का, उसके अलावा और किस किस तरीके से डिफेंस ऑफ इंडिया किया जा सकता है? मैम जब हम रक्षा की बात करते हैं तो इसकी एक इसका क्लासिकल सिद्धांत है जिसमें हम, जो आपने बोला मिलिट्री वाला वो भी मुझे मेमोरेबल। एक इसका आधुनिक सिद्धांत है जिसमें हम मानव को केंद्र में रखते हैं, जैसे लैंगिक मुद्दे हैं, बाल अपराध के मुद्दे हैं। इसके लिए हमें किसी मिलिट्री की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें समाज के अंदर ही अपने समाज को इतना सुरक्षात्मक करना है कि इन सब चीज़ों से लड़ सके। तो मुझे लगता है कि लैंगिक मुद्दे, हमारे ट्रांसजेंडर के मुद्दे, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी युवा आबादी है, क्योंकि युवा आबादी को अगर हम अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार नहीं देंगे तो कल को वो अपराध की तरफ बढ़ेंगे, वो देश की सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन जाएंगे। तो इस तरीके के मुद्दे मुझे लगता है कि एक सुरक्षा का दूसरा आयाम है। पर्यावरण का मुद्दा है, ये भी सुरक्षा का एक आयाम है। ड्रग्स की आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं, ये भी एक सुरक्षात्मक है। तो विभिन्न राजनीतिक कोई उथल पुथल हो रही है, वो भी एक सुरक्षा का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का विषय बन सकता है। तो मिलिट्री को हटा दे तो इस तरीके के मुद्दों को हम सुरक्षा के अन्य आधुनिक आयामों में रख सकते हैं। अगर हम आर्थिक तरीके से कंपेयर करने को कहें आपको, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और यूएस, 4 कंट्रीज़ को कंपेयर कीजिए कि किस तरीके से फाइनेंस एंड डिफेंस के अंदर उनका फिट बैठता है। अगर हम आर्थिक शक्ति के रूप में देखें तो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति तो हमें अमेरिका दिखती है, चाइना दिखती है, फिर इंडिया दिखती है और फिर पाकिस्तान दिखती है। और इनकी हम जब मिलिट्री पावर्स को कंपेयर करते हैं तो क्रम बिल्कुल यही आएगा। जहाँ तक बात करें डेमोक्रेसी की, तो इसमें से 2 कंट्री हमें डेमोक्रेटिक दिखेंगी, यूएसए और इंडिया, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेसी तो है परंतु वहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी या कंटिन्यूअस या सस्टेनेबल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हमें नहीं दिखेगी। आर्थिक विकास का मॉडल अगर हम देखें तो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इंडिया सोशलिस्टिक पैटर्न विद कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा सा अब हम बढ़े हैं। चाइना जहाँ तक की बात करें तो वो एक कम्युनिस्ट मॉडल पे और आधारित सोसाइटी है, और पाकिस्तान की बात करें तो वो भी एक तरफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, चूँकि अमेरिका की नीतियों पे चलता है तो इस वजह से वो भी उस तरीके का है, या कुछ कह लें कि भारत से समानता है। ठीक है। इंडिया का एक्सपेंडिचर कितना है डिफेंस में? मैम एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं याद है। क्लॉज़विट्ज़ की थ्योरी पता है आपको? यस मैम। नेटशेल में बताइए, एकदम छोटे में। मैम क्लॉज़विट्ज़ की ये रक्षा क्षेत्र में थ्योरी दी गई है और उसमें वो कहता है कि सेना को एक तलवार की तरह बताता है। उसमें वो बताता है कि जो तलवार की धार है वो आपका साहस है, और जो तलवार की पकड़ है वो आपकी शक्ति है। इसके अलावा उसने बोला है कि क्लॉज़विट्ज़ ने कि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है युद्ध के क्षेत्र में, और राजनीति के ही उधर से ही युद्ध का जन्म होता है। ठीक है। एटी महान की पावर बताइए 2 लाइनों में। एटी महान की सामुद्रिक शक्ति के सिद्धांत में वो बताते हैं कि किस तरीके से किसी क्षेत्र की बनावट, जैसे कि किसी के लंबे तट हैं तो फिर वो अपनी सामुद्रिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तट अगर कटे छटे हैं तो वहाँ पे मत्स्य उद्योग या फिशरीज बहुत का विकास हो सकता है। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड इसलिए कई सालों तक प्रमुख शक्ति बना रहा क्योंकि वो अन्य क्षेत्रों से समुद्र के से घिरा हुआ था, इसलिए उसकी सुरक्षा होती रही। इसी तरह उन्होंने बताया कि अमेरिका बहुत विकास, चूँकि एटी महान अमेरिका थे तो वो परिस्थितियां बताते हैं कि अमेरिका के पास वो तमाम परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो सुपर पावर बन सकता है, और ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दी गई उनकी थ्योरी है। तो और हमने देखा भी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सुपर पावर बना क्योंकि उनकी बताई हुई। 2019 में कौन जीतेगा आपको क्या लगता है?
मैम अभी कहना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो राजनीति होती है वो तो करवटें कब कौन सी करवट ले ले। तो लेकिन अगर आप पॉलिटिकल मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो किससे समझ, आपकी गणना क्या कहती है कि कौन जीत सकता है? मुझे लगता है कि अगर आप मेरा ही विचार अगर कहें तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है या फिर से वह सत्ता में आएगी, भले उसकी मेजॉरिटी उतनी ना रहे लेकिन वो उसकी सत्ता में आने की संभावना है। आखिरी सवाल बताइए, माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? मैम माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे स्पष्ट तौर पे परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, कुछ प्रावधान हैं जो अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं, जैसे अगर हम आर्टिकल 25 से 30 तक की बात करें, उसमें भी प्रमुखता से आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो माइनॉरिटी को अपने शिक्षण संस्थानों को बनाने और अपनी जो विशेष कोई उनकी लिपि है उसके संरक्षण का उनको अधिकार दिया गया। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यस। इमरान, मुझे बताइए कि हम अक्सर ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जो कि भारत के एक बहुत बड़े समुदाय में एक तरह का स्तरीकरण है। जी जी। समाजशास्त्र भी आपका विषय है। मुस्लिम समुदाय में भी इसी किस्म का एक सैयदवाद चलता है। जी सर। मुझे इन दोनों के बीच, ब्राह्मणवाद, हिंदुओं के ब्राह्मणवाद और मुस्लिमों के सैयदवाद के बीच जो समानताएं हैं जी जी वो बताइए, और अगर कुछ अंतर है तो वो बताइए। ये सर आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, और ये भारतीय संदर्भ में, इस्लाम भारतीय संदर्भ में ये प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। जब हम भारतीय इस्लाम की बात करते हैं या भारतीय मुसलमानों की बात करते हैं तो ये मूलतः चूँकि रूपांतरित या कन्वर्टेड मुसलमान हैं, तो जिस पेशे के साथ ये हिंदू धर्म में थे उसी पेशे के साथ इस्लाम धर्म में भी आ गए। तो इस्लाम धर्म में जो उच्च वर्गीय मुसलमान हुए जो कि सत्ता के करीब थे तो उनको अशरफ मुसलमान कहते हैं। उसके बाद एक जो मध्यम स्तर के होते हैं उनको अजराल, और सबसे नीचे अर्जाल बोलते हैं, अजलाफ और अर्जाल। तो अशरफ मुसलमान जो ये मूलतः मानते हैं कि हमारा जो जुड़ाव है वो सऊदी अरब के उच्च परिवारों, कुलीन परिवारों से है। तो और सत्ता में भी जैसे मुग़ल सल्तनत के दौरान ही भी इनको उच्च वर्गों में थे, और जो मूलतः हिंदुस्तान से कन्वर्टेड मुसलमान थे उनको ये अर्जाल या निम्न श्रेणी का मानते थे। तो जिस तरह से लुई ड्यूमो ने अपनी होमो हायरार्कस में कहा है कि जो श्रेणी क्रम होता है, हायरार्की होती है, वो प्रदूषण और पॉल्यूशन और प्योरिटी पे आधारित होती है। ठीक उसी तरह जो हमारे सैयद या उच्च वर्गीय मुसलमान हैं या वो मानते हैं कि हमें मेरा कहने का मतलब है कि मुसलमानों में भी वैसे ही श्रेणी क्रम, वैसे ही जाति क्रम है जैसा अन्य धर्मों में है या हिंदू धर्म में है।